नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी अंधे बैल और उसके वफादार मालिक की, भ्रष्टाचार पर केजरीवाल की खुली पोल की और पीएम मोदी के असम दौरे की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत की तरक्की में ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा रोल, असम में बोले पीएम मोदी। सज्जन कुमार को उम्र कैद, 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में आया फैसला। मंत्रालय के सुरक्षा जाल पर एक शख्स ने लगाई छलांग, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए सपा नेता अब्दुल्ला आजम, समर्थकों ने किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, आतिशी सहित कई आप विधायक किए गए बाहर। लालू तेजस्वी समेत नामजद आरोपियों को कोर्ट ने किया सम्मन, लैंड ऑफ जॉब स्कीम में बड़ा झटका। शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। आप विधायक अमानुतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। सोने चांदी के दामों में आया उछाल, 87,880 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 148 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,550 से फिसला। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही भावुक और अच्छी खबर से करेंगे, जो हमारे लिए एक सीख भी है और प्रेरणा भी। कहते हैं बेजुबान जानवर कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते, हर सुख दुख में वो उनके साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि आज के कलयुग में इन बेजुबानों को ही इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है। लेकिन शायद इंसानों में ऐसा नहीं होता। वो जानवरों को सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए साथ रखते हैं। जैसे कोई कुत्ता पालता है तो उससे उम्मीद करता है कि वो उसके साथ घर की रखवाली करेगा। कोई गाय पालता है तो सोचता है कि गाय उसे दूध देगी। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये जानवर उसके काम के नहीं रहते, तब वो उसे या तो बेच देता है या फिर यूं ही सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने ना सिर्फ एक बैल को पाला, बल्कि उसकी आंखें जाने के बाद उसका जीवन भर पालन पोषण भी किया। 2 बैलों की कथा तो आपने बचपन में ही पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये एक इंसान और उसके अंधे बैल की कहानी है। आमतौर पर बैल के कमजोर होने पर लोग उसे बेच देते हैं। कुछ हद तक दुधारू जानवरों के साथ भी यही होता है। लेकिन महाराष्ट्र का एक किसान अपने अंधे हो चुके बैल की आंखें बन गया। जी हाँ, किसान ने कहा कि मेरी एक आंख अपने लिए है और दूसरी आंख मेरे बैल के लिए। आपको बता दें, इस किसान का नाम इंद्रेश मोटे हैं, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रहते हैं। सोनिया उनके बैल का नाम है, जिसे दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। कैंसर के कारण सोनिया की दोनों आंखें चली गईं। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंखें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लेकिन इंद्रेश परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखरेख करते हैं। उसके खाने की व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक का सारा इंतजाम बड़े अच्छे से करते हैं। 12 साल पहले जब सोनिया की आंखें रोशनी गई तो आसपास के लोगों ने कहा अब इसे बेच दो, लेकिन इंद्रेश ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैल को बेटे की तरह पालने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि सोनिया 2.5 साल का था तब उसकी एक आंख से आंसू बहने लगा था। बाद में पता चला कि उसे आंख का कैंसर है, ये ठीक नहीं हो सकता। उसकी आंखों की रोशनी जाने वाली थी, फिर भी एक कोशिश की गई। एक आंख निकलवाने का फैसला किया गया। सोनिया के इलाज पर उन्होंने 25,000 रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंख नहीं बच सकी। वह कहते हैं कि अगर बैल को बेचता तो उसे बूचड़ खाने भेज दिया जाता। ऐसे में वो उसके जीवन का दर्दनाक अंत सोचकर डर गया और आखिर में उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। आज भले ही सोनिया बैलों
दोनों आंखों से दृष्टिहीन है, लेकिन वह आज भी खेत में हर काम करता है। इंद्रेश का परिवार इसी बैल के काम पर निर्भर है और इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलता है। वाकई इंद्रेश इन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो जानवरों को सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए पालते हैं और बाद में मरने के लिए छोड़ देते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट का। हंगामे के साथ दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन था। वहीं आज मंगलवार को सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगी। ये चपत कई अलग अलग छूट और नियमों के उल्लंघन के कारण लगी। इस घोटाले को लेकर आज कई बड़े खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में हुए। ऑडिट रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की 4 साल की अवधि के दौरान दिल्ली की शराब पॉलिसी में हुए नुकसान का खुलासा हुआ। दरअसल आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गलत फैसले की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को ही मुख्य हथियार बनाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय की पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर तब विपक्ष के नेता रहे बृजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। वहीं अब बीजेपी की सरकार बनते ही इसे पेश किया गया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने पहले ही सत्र में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। कथित शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी बातें कही गईं, जैसे दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए 68 लाख का राजस्व नुकसान हुआ। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। होलसेलर मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% किया गया। जोन्स बचाने के लिए सरकार ने कोई फाइनेंशियली चेक नहीं किया। आप सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को दरकिनार कर नीति में मनमाने बदलाव किए। कैबिनेट प्रोसीजर का उल्लंघन किया। आवासीय इलाकों में अवैध दुकानें खोली गईं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई। आप सोच रहे होंगे कि सीएजी रिपोर्ट होती क्या है, तो आपको बता दें कि सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं की विभिन्न समितियों को सौंपता है। इसके बाद ये समितियां रिपोर्ट की विस्तृत जांच करती हैं और ये तय करती हैं कि सभी नीतियों का सही तरीके से पालन किया गया या नहीं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि किसी सरकारी निकाय द्वारा कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। इसके बाद इसे संसद या विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है और आगे की कार्रवाई तय की जाती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सदन या सड़क पर हंगामा हो रहा हो। इससे पहले भी कई बार सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार को सफाई देनी पड़ी है और उसे विपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसके अलावा कई ऐसे मौके भी आए जब सीएजी रिपोर्ट के आधार पर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा या फिर जेल जाना पड़ा। आपको बता दें 2013-14 और 2015 में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमले बोले थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिपोर्ट में 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का जिक्र है। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ खबरें अब तक की अगली रिपोर्ट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के असम दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्वेस्टमेंट समिट है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 60 से ज्यादा देशों के राजदूत मिशन हेड पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम की क्षमता और उपलब्धियों से जोड़ने का
एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमईज को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं। और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। मेरे इस विश्वास का कारण असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली असम के लोग हैं, यहां की भाजपा सरकार का कमिटमेंट है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, इस स्कीम और असम के अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाइए। असम की नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस राज्य को इन्वेस्टमेंट का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है। असम के सामर्थ्य का एक उदाहरण असम टी है। असम टी अपने आप में एक ब्रांड है जो दुनिया भर में चाय के शौकीनों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। असम टी को 200 साल पूरे हो चुके हैं। ये लेगेसी असम को बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आज ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पूरी दुनिया एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की मांग कर रही है और इसी कालखंड में भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, असम की ग्लोबल ट्रेड में हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है। आज पूरे भारत के ऑन शोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा शेयर असम के पास है। बीते कुछ सालों में यहां की रिफाइनरीज की कैपेसिटी में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी असम तेजी से उभर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट के लिए औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेल बजट को 4 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। तो वहीं गौतम अडानी ने असम में 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की, जो कि एयरपोर्ट, एरोसिटी, सिटी गैस और सड़क परियोजनाओं पर केंद्रित होगा। ये निवेश रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। 144 साल बाद महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि ये भारत की संस्कृति की भी पहचान बन गया है, जिसे आज देसी नहीं बल्कि विदेशी देश भी देख रहे हैं और इस अद्भुत पल के साक्षी बन रहे हैं। इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वह वाकई हैरानी करने वाली बात है। महाकुंभ में आने वालों की संख्या 70 करोड़ के पार पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन से विपक्षी दल एवं नेता बौखलाए हुए हैं और अपने बेतुके बयान न केवल इस आयोजन की सफलता गरिमा को धुंधला कर रहे हैं, बल्कि सनातन संस्कृति का उपहास भी उड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, तो सपा सांसद जया बच्चन एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि शवों को गंगा में बहा दिया गया। लालू यादव कहते हैं फालतू है महाकुंभ। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन को लेकर दिए गए। इन विपक्षी नेताओं का एक वर्ग धर्म का उपहास उड़ाते हुए लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों के साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखी। ये दुनिया का पहला विशाल आयोजन है जिससे भारत एवं सनातन धर्म का गर्व और गौरव दुनिया में बढ़ गया। बावजूद इसके विपक्षी नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक नासमझ, सनातन विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। ऐसे में विपक्षी दलों के बयान न सिर्फ उनके सनातन विरोधी चरित्र को दिखाते हैं, बल्कि उन्हीं की विदेश के प्रति मानसिकता को भी दिखाते हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।